हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो में हम साइकोलॉजी से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करेंगे। आपको पता है कि ये पार्ट 6 है। इससे पहले पार्ट 5 है वो अपलोड किए जा चुके हैं। उनमें लगभग 150 क्वेश्चन है। जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्ज़ाम 2018 की जो जनवरी 2020 में एग्ज़ाम हुई थी, उनके सभी सब्जेक्ट के जो 30-30 क्वेश्चन आते हैं वो उनमें सोल्व किए गए हैं। और आज के पेपर में हम होम साइंस की बात करेंगे और उसमें 30-40 क्वेश्चन साइकोलॉजी संबंधित हैं। आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए रीट के अंदर, या आपके आगे आने वाले कोई भी एग्जाम हो जिसमें साइकोलॉजी हो तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये देखिए दोस्तों, आज का हमारा पेपर है वो होम साइंस वाला है, जिसकी एग्ज़ाम 12 जनवरी 2020 को हुई थी। और इसका पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि आईक्यू बौद्धिक योग्यता का मापदंड है जो जन्मजात होता है और उम्र के साथ बदलता नहीं है। फिर एक किशोरावस्था में पहुंचने पर नवजात एवं शेषावस्था के टेस्ट स्कोर में मामूली बदलाव ही दिखाई देता है। अब ये मतलब कथन है दो, और उसमें पूछा है कि कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो दोस्तों, इसमें कथन ये है वो सही है कि आईक्यू है वो बौद्धिक योग्यता का मापदंड है जो जन्मजात होता है और उम्र के साथ बदलता नहीं है। क्योंकि आईक्यू है वो नहीं बदलता है। संवेगात्मक बुद्धि है, उसमें आयु के अनुसार कमी आती जाती है। 30 वर्ष तक तो संवेगात्मक बुद्धि वो बढ़ती है। उसके बाद अगर उसका उपयोग नहीं किया जाता है तो 60 वर्ष तक आते आते वो शून्य हो जाती है। और इसी बात यह है कि किशोरावस्था में पहुंचने पर नवजात एवं शेषावस्था के टेस्ट स्कोर में मामूली बदलाव दिखाई देते हैं। ये कथन है बिल्कुल गलत है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 है वो सही है इसका। फिर बात करते हैं आगे। अधिगम असमर्थता से युक्त बच्चों को शिक्षित करने के विभिन्न उपागम हैं। निवारक कार्यक्रम, बहुसंवेदिक उपागम, संज्ञानात्मक प्रशिक्षण और प्रायोगिक अधिगम। तो इसमें अधिगम असमर्थता से युक्त बच्चों को शिक्षित करने के लिए कौन कौन से उपागम हैं? तो इसमें कोड दे रखे हैं कि ABCD या BCD या ABD या ABC। तो दोस्तों, इसमें बहुसंवेदिक उपागम भी होते हैं, संज्ञानात्मक प्रशिक्षण, प्रायोगिक अधिगम। तो इसमें निवारक कार्यक्रम है वो अधिगम असमर्थता से युक्त बच्चों को शिक्षित करने का कोई उपागम नहीं है। इसके अलावा BCD, तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड राइट हो जाएगा। ऑप्शन सेकंड, निवारक कार्यक्रम वो अधिगम असमर्थता से युक्त बच्चों को शिक्षित करने का कोई उपागम नहीं है। और बाकी नीचे वाले जो 3 हैं वो कार्यक्रम होते हैं। बहुसंवेदिक कार्य उपागम है, संज्ञानात्मक प्रशिक्षण है और प्रायोगिक अधिगम है। इसके बाद बात करते हैं आगे। कि गोलाकार, आयताकार, लंबाकार शारीरिक संरचना का व्यक्तित्व व विकास का वर्गीकरण किसने किया था? तो दोस्तों, गोलाकार, आयताकार और लंबाकार शारीरिक संरचना का व्यक्तित्व का वर्गीकरण वो शेल्डन ने किया था। ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट राइट हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि शेल्डन ने तो व्यक्तित्व वर्गीकरण 3 प्रकार बताए थे और क्रेसमर ने 4 प्रकार बताए थे। इसमें 3 तो यही मान लो आप, और चौथा है मिश्रित का है। ये क्रेसमर का वर्गीकरण है और शेल्डन ने 3 बताए थे। फिर निम्नलिखित में से किन पश्चिमी विचारकों के अनुसार बालक का ज्ञानेंद्रिय विकास उसकी बुद्धिमानी के लिए आधारभूत है? मतलब पश्चिमी विचारकों के अनुसार बालक का ज्ञानेंद्रिय विकास उसकी बुद्धिमानी के लिए आधारभूत है। पियाजे व मोंटेसरी, पियाजे व फ्राइड, मोंटेसरी व फ्राइड, इरिक्सन व रटर। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट है। पियाजे व मोंटेसरी के अनुसार, पियाजे व मोंटेसरी के अनुसार बालक का ज्ञानेंद्रिय विकास है वो उसकी बुद्धिमानी के लिए आधारभूत है। फिर बात करते हैं आगे। साथियों के समूह का प्रभाव जीवन की निम्नलिखित अवस्था में सबसे अधिक होता है? शेषावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था और वयस्क अवस्था। तो दोस्तों, इसमें किशोरावस्था हो जाएगा। साथियों के समूह का प्रभाव जीवन में किशोरावस्था जो अवस्था होती है उसमें सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है, साथियों के समूह का प्रभाव। फिर निम्न में से कौन सी परिवार की विशेषता नहीं मानी जाती है? यह एक जन समुदाय है, यह सुरक्षा व स्नेह का वातावरण देता है, एक इकाई जहां संबंधित व्यक्ति निवास साझा करते हैं और सदस्यों के लिए आत्मीयता की कमी, सदस्यों के मध्य आत्मीयता की कमी। तो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर 4 ही हो जाएगा। सदस्यों के मध्य आत्मीयता की कमी ये परिवार की विशेषता नहीं मानी जाती है। फिर किंडरगार्टन के संस्थापक कौन है? रूसो, फ्रोवेल, पेस्टोलॉजी और मारिया मोंटेसरी। तो दोस्तों, किंडरगार्टन पद्धति आपको पता है कि बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये। किंडरगार्टन पद्धति के संस्थापक कौन है? तो फ्रोवेल, ऑप्शन नंबर 3 इसमें राइट हो जाएगा। फ्रोवेल है वो किंडरगार्टन के संस्थापक हैं। फिर एरिक्सन द्वारा दिए गए व्यक्तित्व विकास के विभिन्न चरणों के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चरण किशोरावस्था से संबंधित है?
एरिक्सन ने आपको बताया कि मनोसामाजिक सिद्धांत दिया था। एरिक्सन ने अधिगम का मनोसामाजिक व्यक्तित्व के मनोसामाजिक सिद्धांत दिए थे, जिसमें इन्होंने 8 प्रकार बताए थे। उनमें किशोरावस्था से संबंधित पूछ रहा है। पहल बनाम अपराध बोध, उद्योग बनाम हीनता, पहचान बनाम भूमिका संशय और आत्मीयता बनाम अलगाव। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा पहचान बनाम भूमिका द्वंद्व होता है, ये संशय मान लो या द्वंद्व मान लो। पहचान बनाम भूमिका संशय है वो एरिक्सन का किशोरावस्था से संबंधित है। पहचान बनाम भूमिका ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, पहचान बनाम भूमिका संशय। इसके बाद आता है अगला क्वेश्चन, कोलब्रुक की नैतिक विकास की अवस्थाओं को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। आपको पता होना चाहिए कि कोलब्रुक ने नैतिक विकास की 3 अवस्था बताई थी और हर अवस्था में 2-2 चरण बताए थे, तो 3 अवस्थाओं में 6 चरण। कोलब्रुक के नैतिक विकास में 6 चरण है, तो इसमें ऑप्शन ए है, नहीं सॉरी, ए कथन है इसका कि सामाजिक व्यवस्था बनाते हुए स्थिति का निर्धारण। फिर बी है दंड और आज्ञा पालन स्थिति निर्धारण, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की स्थिति का निर्धारण और सहायक उद्देश्य स्थिति निर्धारण। तो इसमें क्रम पूछ रहा है कि पहले कौन सा आएगा फिर कौन सी अवस्था आएगी, ए बी सी डी या बी डी सी ए। ऑप्शन थर्ड है सी डी बी ए, ऑप्शन चौथा है डी सी बी ए। तो दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है, बी डी सी ए। एक मिनट, बी डी सी ए। तो दोस्तों इसमें बी पहली चोट आएगा कि दंड और आज्ञा पालन की स्थिति निर्धारण, फिर आएगा सहायक उद्देश्य स्थिति निर्धारण, अच्छा लड़का और अच्छी लड़की का स्थिति निर्धारण, और सबसे लास्ट में आएगा सामाजिक व्यवस्था बनाते हुए स्थिति का निर्धारण। फिर बात करते हैं आगे, मोंटेसरी विधि मनोचिकित्सक की एक विशेष तकनीक है, और दूसरा कहते हैं मारिया मोंटेसरी द्वारा विकसित एक विशिष्ट तकनीक से पूर्वशालीय बच्चों को सिखाया जाता है। पूर्वशालीय मतलब पूर्व प्राथमिक कक्षाओं से होता है कि बच्चा जो पहली क्लास है, एलकेजी यूकेजी या प्रेप बोल दो आप, तो वो पूर्वशालीय बच्चों को सिखाया जाता है। तो इसमें कौन सा कथन है, या दोनों कथन सही है या दोनों गलत हैं, या ए और बी, ए सही है बी गलत है, या बी सही है ए गलत है। दोस्तों इसके अंदर ए सही है और बी गलत है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट है, ए कथन सही है और बी कथन गलत है। मोंटेसरी विधि मनोचिकित्सा की एक विशेष तकनीक है और मोंटेसरी विधि द्वारा विकसित विशेष तकनीक से पूर्वशाली बच्चों को सिखाया जाता है, ये कथन इसमें गलत दिया हुआ है। फिर बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी सामान्य रूप से होने वाली गुणसूत्रीय असंगतियां हैं। मतलब गुणसूत्र के मतलब असंगत रूप से, या किसी में मतलब महिला के अंतर्गत डबल एक्स आना चाहिए तो उसकी जगह अगर उसमें 3 एक्स आ जाएँ, पुरुषों में एक्स वाई होना चाहिए तो किसी पुरुष में मतलब एक्स डबल वाई आ जाता है या डबल एक्स वाई आ जाता है, तो उसके अनुसार गुणसूत्रीय असंगतियाँ कौन कौन सी हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डाउन सिंड्रोम, स्क्रवी और टर्नर सिंड्रोम। तो इसमें कौन सा है, बी सी डी या ए बी डी। ऑप्शन 3 है ए सी डी या ए बी सी। तो दोस्तों इसमें ए बी ओ डी, ऑप्शन नंबर सेकंड है वो राइट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, डाउन सिंड्रोम और टर्नर सिंड्रोम। स्क्रवी रोग है वो तो आपको पता है कि विटामिन की कमी से होता है। फिर बात करते हैं आगे, अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए लक्ष्य को के संदर्भ में अर्थपूर्ण होना चाहिए। पाठ्यक्रम के उद्देश्य, बौद्धिक विचार, दूसरों के स्तर, विद्यार्थियों की आवश्यकता एवं उद्देश्य। तो इसमें बात करता है कि अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए लक्ष्य को संदर्भ में अर्थपूर्ण होना चाहिए। तो अधिगम वो पाठ्यक्रम के उद्देश्य के संदर्भ में अर्थपूर्ण होना चाहिए लक्ष्य को। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है वो राइट हो जाएगा, पाठ्यक्रम के उद्देश्य। अधिगम को प्रभावी बनाने के लिए लक्ष्य को पाठ्यक्रम के उद्देश्य के संदर्भ में अर्थपूर्ण होना चाहिए। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा। फिर आता है अगला क्वेश्चन, अधिगम की मुख्य विशेषता यह है कि व्यवहार में परिवर्तन लाता है, शारीरिक परिपक्वता को प्रोत्साहित करता है, प्रत्यक्षीकृत कौशलों की अपेक्षा करता है और थकान के कारण परिवर्तित होता है। तो इसमें अधिगम की विशेषता बोल रहा है। तो आपको पता है कि अधिगम है वो व्यवहार में परिवर्तन लाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें राइट हो जाएगा, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। फिर है, एक प्रभावी शिक्षक वह है जो कक्षा को नियंत्रित कर सकता है, कम समय में अधिक सूचना प्रदान कर सकता है, विद्यार्थियों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित कर सकता है और दत्त कार्यों का ध्यानपूर्वक मूल्यांकन करता है। एक प्रभावी शिक्षक की बात कर रहा है। इसमें देखने पर तो मतलब सभी ऑप्शन सही लग रहे हैं। कक्षा को नियंत्रित भी करता है, विद्यार्थियों को अधिगम हेतु अभिप्रेरित करता है, वो शिक्षक वो सबसे प्रभावी माना जाता है। इसमें सबसे सही है वो ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा कि विद्यार्थियों को अधिगम के हेतु अभिप्रेरित कर सकता है, वो प्रभावी शिक्षक होता है। फिर है, प्रशिक्षण का नकारात्मक स्थानांतरण अन्य किस नाम से जाना जाता है। तटस्थ स्थानांतरण, स्वभाव स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण और द्विपक्षीय स्थानांतरण।
तो इसमें बोल रहा है कि प्रशिक्षण का नकारात्मक स्थानांतरण पूछ रहा है, नकारात्मक स्थानांतरण, तो ये हो जाएगा शून्य स्थानांतरण। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट हो जाएगा, शून्य स्थानांतरण, वो नकारात्मक स्थानांतरण के नाम से भी जाना जाता है। फिर अब ब्लूम के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष सम्मिलित नहीं है? सामाजिक, संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोगत्यात्मक। तो इसमें पूछ रहा है कि ब्लूम के अनुसार, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा सामाजिक। ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो ब्लूम के अनुदेशनात्मक उद्देश्यों के वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। संज्ञान भी है, मनोगत्यात्मक भी है और भावात्मक भी है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें हो जाएगा सामाजिक। फिर है अधिगम हेतु मूल्यांकन निम्न में से को छोड़कर अन्य को ध्यान में रखता है? विद्यार्थियों की दक्षता, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं, विद्यार्थियों की अधिगम शैली और विद्यार्थियों की आदतों। अधिगम के हेतु मूल्यांकन पूछ रहा है, अधिगम हेतु मूल्यांकन, तो दोस्तों इसमें हो जाएगा ये आदतों का नहीं करता है, मतलब आदतों को छोड़कर अन्य बातों का मूल्यांकन करता है अधिगम, तो विद्यार्थियों की आदतों, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसमें, विद्यार्थियों की आदतों को छोड़कर अन्य को ध्यान में रखता है अधिगम में मूल्यांकन। फिर है एक विद्यार्थी जो परीक्षा में असफल हो जाता है वह परीक्षक को दोष देता है, इस प्रकार की रक्षा युक्ति कहलाती है? औचित्य सिद्ध करना, प्रक्षेपण, क्षतिपूर्ति और प्रतिक्रिया निर्माण। तो दोस्तों इसमें मतलब अपना दोष है वो दूसरों पर डाल रहा है, खुद असफल हो रहा है और परीक्षक को दोष देता है, तो ये प्रक्षेपण हो गया। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, प्रक्षेपण। फिर है संवेग की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विभिन्न बालकों के लिए संवेगों का अर्थ भिन्न भिन्न होता है, संवेग अस्थायी होते हैं, संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है और संवेगों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। दोस्तों इसमें सही कथन पूछ रहा है संवेगों की प्रकृति, तो संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड इसमें राइट हो जाएगा, कि संवेगों की अभिव्यक्ति को अधिगम द्वारा परिवर्तित किया जा सकता है। फिर है WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार किशोरावस्था की आयु बताई है, मतलब WHO ने किशोरावस्था की आयु बताई है 10 से 19 वर्ष, 10 से 14 वर्ष, 12 से 18 वर्ष और 10 से 21 वर्ष। तो दोस्तों इसमें 10 से 19 वर्ष की अवस्था है, 10 से 19 वो WHO ने किशोरावस्था की बताई है। ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट हो जाएगा 10 से 19 वर्ष। फिर निम्नलिखित में से कौन सी किशोरावस्था की विकासात्मक समस्या नहीं है? विकासात्मक प्रगति की कठिनाई, माता पिता के साथ समायोजन, मनोदशा या मूड का अत्यधिक परिवर्तन और समुदाय के साथ समायोजन में कठिनाई। किशोरावस्था की विकासात्मक समस्या नहीं है, ये बात बोल रहा है, तो ये है विकासात्मक प्रगति की कठिनाई, ये बात इसमें बिल्कुल गलत है, विकासात्मक प्रगति की कठिनाई, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। फिर पियाजे द्वारा प्रतिपादित बालक के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में 7 से 12 वर्ष की अवस्था को कहा गया है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, अंतर्ज्ञान विचार और पूर्व संप्रत्यात्मक अवस्था। तो दोस्तों इसमें 7 से 12 वर्ष की अवस्था पूछ रहा है, तो इसमें हो जाएगा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है वो 7 से 12 वर्ष की अवस्था को कहा है पियाजे ने। फिर है आगे, किस प्रकार का अनुबंधन अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावी है? विलंबित अनुबंधन, समकालिक अनुबंधन, अनुमार्गीय अनुबंधन और पश्चगामी अनुबंधन। तो दोस्तों इसमें विलंबित अनुबंधन है वो सर्वाधिक प्रभावी है, विलंबित अनुबंधन, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही हो जाएगा। फिर है अधिगम के तत्परता का नियम का अर्थ नहीं है? अधिगम हेतु पर्याप्त ज्ञान का अर्जन, अधिगम हेतु पर्याप्त अभिप्रेरणा, अधिगम हेतु पर्याप्त योग्यता एवं रुचि, अधिगम के प्रति सुखद अनुभव। तो दोस्तों अधिगम हेतु पर्याप्त ज्ञान का अर्जन है वो तत्परता का नियम नहीं है, तत्परता का नियम का अधिगम हेतु पर्याप्त ज्ञान का अर्जन नहीं है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें हो जाएगा। फिर है निम्न में से कौन सी क्रिया क्रिया प्रसूत अनुबंधन की प्रक्रिया से संबंधित नहीं है? आकृतिकरण, विलोपन, अनुकरण और पुनर्बलन। तो दोस्तों इसमें क्रिया प्रसूत अनुबंधन की बात कर रहा है, तो इसमें विलोपन का कोई विलोपन, आकृतिकरण, पुनर्बलन, अनुकरण, इसमें ऑप्शन नंबर 4 है वो राइट हो जाएगा, अनुकरण। फिर है प्रभावी अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावपूर्ण पुनर्बलन अनुसूची कौन सी है? सतत पुनर्बलन, निश्चित अनुपात पुनर्बलन, परिवर्तनशील पुनर्बलन और निश्चित अंतराल पुनर्बलन। तो दोस्तों इसमें हो जाएगा सतत पुनर्बलन। प्रभावी अधिगम के लिए सर्वाधिक प्रभावपूर्ण पुनर्बलन है वो सतत पुनर्बलन होता है कि मतलब आवश्यकता के अनुसार पुनर्बलन दिया जाना चाहिए सतत रूप से। फिर है निम्न में से कौन सा उपागम सहकारी अधिगम का समर्थन करता है? सहकारी अधिगम की बात कर रहा है, कोऑपरेटिव लर्निंग। बहुइंद्रिय उपागम, व्यवहारिक उपागम, प्रणाली उपागम और निर्मितवादी या निर्माणवादी उपागम।
तो दोस्तों इसमें हो जाएगा निर्मितवादी या निर्माणवादी उपागम वो सहकारी अधिगम होता है, मतलब कंस्ट्रक्टिविज्म अप्रोच। ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा। फिर है निम्न में से कौन सा कुसंयोजन का सामाजिक कारण नहीं है? समाज में प्रचलित अन्याय, निर्योग्यता, विद्यालय का दोषपूर्ण सामाजिक वातावरण और सांप्रदायिक तनाव। दोस्तों कुसंयोजन का सामाजिक कारण नहीं है निर्योग्यता, ऑप्शन नंबर सेकंड। सामाजिक कारण बोल रहा है इसमें, कुसंयोजन का सामाजिक कारण। तो समाज में प्रचलित न्याय है वो तो सामाजिक हो गया, विद्यालय का दोषपूर्ण सामाजिक वातावरण भी, और सांप्रदायिक तनाव, ये तो सब सामाजिक कारण में आते हैं, और निर्योग्यता है वो सामाजिक कारण में नहीं आता है। फिर करते हैं आगे। यदि एक नवनियुक्त शिक्षक के रूप में कक्षा द्वारा आपके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है, तब आप विद्यार्थियों से किस प्रकार का व्यवहार करेंगे? कठोर दंडात्मक उपायों द्वारा, निष्कासन की चेतावनी द्वारा, अपने गुणों का संवर्धन करना, और आप कक्षा छोड़कर चले जाएंगे। तो दोस्तों अपने गुणों का संवर्धन करके हम उसमें मतलब अपना व्यवहार करेंगे बच्चों के साथ। तो ऑप्शन नंबर थर्ड है ये इसमें राइट हो जाएगा, अपने गुणों का संवर्धन करके। क्योंकि आपको पता है कि साइकोलॉजी में आप आंसर दोगे तो अपने आप को मतलब पॉजिटिव रूप से देना है, तो इसमें सबसे सही है अपने गुणों का संवर्धन करके। फिर है बालकों के व्यक्तित्व के सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए अभिभावकों को चाहिए बालक को अति संरक्षण प्रदान करना, निरंतर बालक की अन्य बालकों से तुलना करना, घर पर अनुकूल वातावरण प्रदान करना, और बालक को निम्न संरक्षण प्रदान करना। दोस्तों इसमें ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा कि घर पर अनुकूल वातावरण प्रदान करके हम बालक को सामंजस्यपूर्ण विकास के लिए बहुत जरूरी है। फिर है पुस्तक वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य। इसके लेखक हैं जॉन डब्ल्यू बेस्ट, पीटर शेलोवे, जॉन मेयर और डेनियल गोलमैन। तो दोस्तों वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस है वो डेनियल गोलमैन की पुस्तक है, ऑप्शन नंबर 4 इसमें राइट हो जाएगा, डेनियल गोलमैन। वर्किंग विद इमोशनल इंटेलिजेंस, संवेगात्मक बुद्धि के साथ कार्य। फिर है शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का आधार होना चाहिए मनोवैज्ञानिक सिद्धांत, समाजशास्त्रीय सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत और प्राकृतिक सिद्धांत। तो दोस्तों इसमें हो जाना ऑप्शन नंबर फर्स्ट है वो राइट हो जाएगा, मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है वो शिक्षण अधिगम सामग्री के चयन का आधार होना चाहिए। संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग, एनकोडिंग, प्रतिपुष्टि और अनुक्रिया सम्मिलित रूप से वर्गीकृत किए जाते हैं, संचार उपकरण के रूप में, संचार चैनल के रूप में, संचार तत्वों के रूप में और संचार पक्षों के रूप में। तो दोस्तों ये संचार चैनल के रूप में, संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग, एनकोडिंग, प्रतिपुष्टि, अनुक्रिया ये संचार चैनल के रूप में होते हैं। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट हो जाएगा, ऑप्शन सेकंड, संचार चैनल के रूप में। दोस्तों ये आंसर मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब आरपीएससी के द्वारा जो आंसर की डाली गई थी उसके आंसर हैं, इसमें मेरा कोई नहीं है, और ये आरपीएससी के द्वारा जो माने गए ऑथेंटिक आंसर किया उसके आंसर हैं। फिर है अगला क्वेश्चन, जनसंचार में चयनात्मक धारणा प्रत्यक्षीकरण प्राप्तकर्ता के निर्भर करती है, प्राप्तकर्ता के मतलब पूर्व स्वभाव पर, ग्रहणशीलता, जातीयता, क्षमता या दक्षता। तो दोस्तों इसमें हो जाएगी ग्रहणशीलता पर। चयनात्मक धारणा प्रत्यक्षीकरण प्राप्तकर्ता की ग्रहणशीलता पर निर्भर करती है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें राइट हो जाएगा। निम्न में से कौन सी संप्रेषण विधि सर्वाधिक प्रभावशाली है? लिखित सामग्री का प्रस्तुतिकरण, दृश्य सामग्री का प्रस्तुतिकरण, बहुसंचार विधि, और निर्धारित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों इसमें बहुसंचार विधि है वो सबसे प्रभावशाली विधि मानी जाती है, संप्रेषण विधि की सर्वाधिक प्रभावी विधि है वो बहुसंचार विधि है। शिक्षण प्रतिमान है टीचिंग मॉडल, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण की अवस्थाएं और शिक्षण के अनुदेशनात्मक प्रारूप। तो दोस्तों इसमें शिक्षण के सूत्र हैं वो शिक्षण के प्रतिमान है, ऑप्शन नंबर सेकंड है वो राइट हो जाएगा। शिक्षण के सूत्र शिक्षण के प्रतिमान भी कहलाते हैं। फिर बात करते हैं आगे, निम्नलिखित में से कौन सा अभिक्रमित अधिगम का मूलभूत सिद्धांत नहीं है? तत्काल पुनर्बलन, स्वगति, सव्य या विद्यार्थी द्वारा परीक्षण और निष्क्रिय अनुक्रिया। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि अभिक्रमित अधिगम का मूलभूत सिद्धांत नहीं है, मूलभूत सिद्धांत नहीं है ये बात बोल रहा है, तो इसमें निष्क्रिय अनुक्रिया ये बात इसमें गलत है। फिर बात करते हैं अगले, शैक्षिक तकनीकी सेकंड के नाम से जाना जाता है, कौन सी प्रणाली शैक्षिक तकनीकी सेकंड के नाम से जाना जाता है? कठोर उपागम, कोमल उपागम, बहु इंद्रिय उपागम और प्रणाली उपागम। तो दोस्तों कोमल उपागम है वो शैक्षिक तकनीकी सेकंड के नाम से भी जाना जाती है, कोमल उपागम, सॉफ्टवेयर अप्रोच। फिर है कक्षा में प्रभावी संप्रेषण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा योगदान देता है? विद्यार्थियों की अरुचि, शोरगुल वाला वातावरण, अंतः क्रियात्मक वातावरण और अव्यवस्थित संप्रेषण सामग्री। तो दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि प्रभावी संप्रेषण के लिए कौन देता है? तो प्रभावी, आपको पता है कि प्रभावी संप्रेषण है वो अंतः क्रियात्मक वातावरण से होता है। तो 120 में ऑप्शन नंबर थर्ड है वो राइट हो जाएगा, अंतः क्रियात्मक वातावरण।
फिर है अगला क्वेश्चन, निम्न में से क्या सॉफ्टवेयर नहीं है? शिक्षण मशीन, चार्ट, स्लाइड, सर्वे दृश्य कैसेट। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है, इसको आरपीएससी ने डिलीट कर दिया है इस क्वेश्चन को, तो ये क्वेश्चन नहीं है। फिर आज का लास्ट क्वेश्चन 40वां क्वेश्चन है, एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में प्रोग्राम निर्देशों को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है कहलाता है? इंटरप्रेटर, सिमुलेटर, कंपाइलर और कमांडर। तो दोस्तों इंटरप्रेटर है वो कहलाता है। ऑप्शन नंबर इसमें फर्स्ट हो जाएगा, इंटरप्रेटर। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जो एक समय में प्रोग्राम निर्देशों को मशीनी भाषा में अनुवाद करता है वह है इंटरप्रेटर। दोस्तों आज के क्वेश्चन यहीं पर समाप्त होते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपको पता है कि आए हुए क्वेश्चन में से लगभग 50 से 60% क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और दूसरी बात इनकी ये भी है कि आपको पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी कैसी है, आपको कितने प्रश्न आ रहे हैं और आपकी तैयारी किस दिशा में आगे बढ़ रही है। और आपको जो आपका वीक टॉपिक है उसका भी पता चल जाएगा कि वो टॉपिक आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।